क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो ठोस लकड़ी की मेज इस वक्त हमारे सामने है, या जो कड़क जमीन हमारे पैरों के नीचे है, वो असल में लगभग पूरी तरह से खाली है। खाली? अरे सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है। बिल्कुल, लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी साइंस को समझने वाले हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं जिसे हम ठोस वास्तविकता या सॉलिड रियलिटी कहते हैं। तो आज का हमारा विषय है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हाँ, और जो लोग यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विश्लेषण बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं रटने वाले कि विज्ञान के नियम क्या हैं, बल्कि हम ये समझेंगे कि वे काम कैसे और क्यों करते हैं। सही कहा, मतलब कॉन्सेप्ट्स को रटने से ज्यादा उन्हें विजुअलाइज करना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने इस पूरे ब्रह्मांड को 5 तत्वों में बांट दिया था, मतलब वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनका नजरिया बहुत ही दार्शनिक था मेरी समझ से। हाँ, और वो अपने समय के हिसाब से दुनिया को देखने का एक बहुत ही शानदार नजरिया था। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान इसी दुनिया को एक बहुत ही अलग चश्मे से देखता है। अलग चश्मे से मतलब भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। बिल्कुल, आज हम पदार्थ को उसके भौतिक गुणों और रासायनिक प्रकृति के आधार पर तोलते हैं। आज हमारा मकसद यही डिकोड करना है कि असल में ये जो मैटर या पदार्थ है ये किन चीजों से बना है। इसके अंदर जो सूक्ष्मतम कण हैं, वो पार्टिकल्स। हाँ, वो पार्टिकल्स, उनका बर्ताव कैसा होता है, और सबसे जरूरी बात, जब हम तापमान या दबाव के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कैसे कोई चीज अपना रूप बदलकर ठोस से द्रव या द्रव से गैस बन जाती है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये उन सारी घटनाओं का बेस है जो हमारे चारों तरफ हर सेकंड हो रही हैं। एकदम सही। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। विज्ञान की भाषा में इस पदार्थ या मैटर की परिभाषा क्या है? हमारे रिसर्च नोट्स के मुताबिक हर वो चीज जिसका अपना कोई मास यानी द्रव्यमान होता है और जो कुछ जगह घेरती है, यानी जिसका अपना वॉल्यूम होता है। हाँ, वॉल्यूम, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी की बूंद, रेत का कण, यहाँ तक कि आसमान के बादल और तारे भी। बिल्कुल, मास और वॉल्यूम, ये 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कोई भी चीज जो जगह घेर रही है और जिसमें कुछ वजन या द्रव्यमान है वह पदार्थ है। लेकिन देखिए, यहीं पर मेरा एक सवाल है। जब हम लकड़ी के एक टुकड़े को या कांच के एक स्लैब को देखते हैं तो वो हमें एकदम कंटिन्यूअस या सतत लगता है। हाँ, देखने में तो ऐसे ही लगता है। उसमें कहीं कोई दरार नहीं, कहीं कोई खालीपन नहीं दिखता। लेकिन विज्ञान कहता है कि ये लकड़ी का ब्लॉक सतत नहीं है, बल्कि रेत के ढेर की तरह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब इसे हम बिना किसी भारी भरकम माइक्रोस्कोप के कैसे मान लें? इस बात को साबित करने के लिए किसी बड़ी लैब की जरूरत नहीं है। इसे समझने का एक बहुत ही क्लासिक प्रयोग है जो कोई भी अपनी रसोई में कर सकता है। अच्छा, रसोई में? हाँ, मान लीजिए हमने एक कांच के बीकर में 100 मिलीलीटर पानी लिया और बाहर से उस पानी के लेवल पर एक मार्कर से निशान लगा दिया। ठीक है, लगा दिया निशान। अब हम उस पानी में 2 बड़े चम्मच नमक या चीनी डालते हैं और उसे अच्छी तरह घोल देते हैं। 1 मिनट रुकिए, यहीं पर मुझे एक दिक्कत है। अगर हम पानी में कोई ठोस चीज डाल रहे हैं तो आर्किमिडीज का सिद्धांत तो यही कहता है कि कोई भी भौतिक वस्तु अपनी जगह बनाएगी और पानी को हटाएगी। हाँ, लॉजिकल तो यही लगता है। यानी अगर मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है तो पानी का स्तर तो ऊपर आना चाहिए ना? तार्किक रूप से बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए। लेकिन जब वो चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाती है तो हम देखते हैं कि बीकर में पानी का स्तर 1 मिलीमीटर भी ऊपर नहीं उठता। वो बिल्कुल उसी निशान पर रहता है। अरे, तो फिर वो 2 चम्मच ठोस चीनी गई कहाँ? क्या वो जादुई रूप से गायब हो गई? गणित के हिसाब से तो वजन और वॉल्यूम दोनों बढ़ना चाहिए था। वो गायब नहीं हुई और यहीं से हमारी वो कंटिन्यूअस वाली थ्योरी गलत साबित होती है। होता यह है कि पानी कोई एक सिंगल न टूटने वाला ब्लॉक नहीं है। तो फिर क्या है? पानी असल में अरबों खरबों छोटे छोटे कणों की एक भीड़ है। और सबसे बड़ी बात, इन कणों के बीच में बहुत सारी खाली जगह होती है। अच्छा, खाली जगह? जी हाँ, जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी के क्रिस्टल टूटकर इतने छोटे कणों में बढ़ जाते हैं कि वे पानी के कणों के बीच मौजूद उसी खाली जगह में जाकर फिट हो जाते हैं। ओह वाह, मतलब जैसे एक बॉक्स में बहुत सारी बड़ी बड़ी फुटबॉल रखी हो और हम ऊपर से उसमें रेत डाल दें तो रेत उन फुटबॉल्स के बीच की खाली जगह में भर जाएगी और बॉक्स का स्तर नहीं बढ़ेगा। बेहतरीन उदाहरण, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये प्रयोग हमें 2 बहुत ही अहम बातें बताता है।
पहला कि कोई भी पदार्थ सतत नहीं है, बल्कि वो सूक्ष्म कणों से बना है। और दूसरा, उन कणों के बीच में पर्याप्त खाली जगह यानी इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जो पानी हमें एक बहती हुई धारा लगता है, वो असल में खाली जगह और कणों का एक ढांचा है। अब अगर इन कणों के बीच इतनी जगह है, तो क्या ये कण आराम से एक जगह टिककर बैठे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कभी भी शांति नहीं होती। पदार्थ के कण हमेशा और लगातार मोशन में रहते हैं। वे कभी रुकते नहीं हैं। कभी नहीं रुकते? कभी नहीं। इस लगातार मोशन वाले हिस्से को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही जाना पहचाना रोजमर्रा का उदाहरण है। मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे अपनी रसोई याद आती है। रसोई के उदाहरण हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। हाँ, जब रसोई में गर्मा गर्म खाना पक रहा होता है तो उसकी महक कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है। मतलब पूरे घर में पता चल जाता है कि कुछ अच्छा बन रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर वही खाना ठंडा हो या फ्रिज में रखा हो तो उसकी महक लेने के लिए हमें लगभग प्लेट के एकदम करीब जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? और एक और उदाहरण है बिना जलाई हुई अगरबत्ती का। उसकी महक नहीं आती, लेकिन जलाते ही पूरे घर में फैल जाती है। इसके पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो ये काइनेटिक एनर्जी तापमान से जुड़ी है? हाँ बिल्कुल। जैसा कि हमने कहा, कण हमेशा मोशन में है, मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है, चाहे वो गैस चूल्हे पर रखा खाना हो या जलती हुई अगरबत्ती, तो उन कणों को बाहर से हीट एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। और वो हीट एनर्जी उनकी स्पीड बढ़ा देती है। बिल्कुल बढ़ा देती है। तापमान बढ़ने से कणों की काइनेटिक एनर्जी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वे पागलों की तरह बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और भागने लगते हैं। जब गर्म खाने से निकलने वाले महक के कण हवा में आते हैं तो अपनी हाई एनर्जी की वजह से वे हवा के कणों के बीच मौजूद खाली जगहों में बहुत तेजी से घुसते चले जाते हैं। दो अलग अलग चीजों ने कणों का इस तरह आपस में मिल जाना डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। अच्छा, तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं। यानी निष्कर्ष ये निकला कि तापमान जितना ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और डिफ्यूजन का रेट उतना ही तेज होगा। एकदम सटीक। तो अगर मैं इसे बड़े लेवल पर देखूं, सर्दियों के मौसम में जो प्रदूषण या स्मॉग जमीन के करीब रुका रहता है और गर्मियों में हवा में ऊपर फैल जाता है, क्या वो भी इसी डिफ्यूजन और तापमान का खेल है? शतों की शत। तापमान कम होने पर हवा के कणों की ऊर्जा कम होती है, इसलिए प्रदूषण के कण तेजी से फैल नहीं पाते और नीचे ही एक जगह जमा हो जाते हैं। विज्ञान के ये नियम हर जगह एक ही तरह से लागू होते हैं। ये एक बहुत ही शानदार मैक्रो लेवल का एप्लीकेशन है। अब यहाँ से एक कदम आगे बढ़ते हैं। इन कणों की गति, उनके बीच की खाली जगह और उनके आपस के आकर्षण बल के आधार पर ही पदार्थ अलग अलग अवस्थाएं लेते हैं, जिन्हें हम ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। हाँ, कणों की आपसी व्यवस्था ही तय करती है कि कोई चीज छुई जा सकेगी, बहेगी या हवा में उड़ जाएगी। इस आकर्षण बल को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल एनालॉजी है, एक ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला की। मान लीजिए कुछ लोग एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर बहुत मजबूती से एक दूसरे को जकड़े हुए हैं। उन्हें एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, उन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा। ये ठोस अवस्था है। यहाँ कणों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। और यही कारण है कि किसी लोहे के टुकड़े या लकड़ी को तोड़ना मुश्किल होता है। वे अपना आकार बनाए रखते हैं क्योंकि उनके कणों ने एक दूसरे को कमर से कस के पकड़ा हुआ है। उनकी रिजिडिटी इसी वजह से होती है। और अगर वही लोग कमर के बजाय सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो, मतलब थोड़ी ढीली पकड़, तो वो द्रव यानी लिक्विड अवस्था है। यहां पकड़ थोड़ी कमजोर है, कणों के बीच खाली जगह भी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए पानी अपना आकार बदल सकता है, वो बह सकता है। उसे जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और गैस की अवस्था में तो मैं मान सकती हूँ कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होकर दूर दूर बिखरे हुए हैं, कोई किसी को नहीं पकड़े हुए हैं। बिल्कुल, कोई अट्रैक्शन नहीं है। गैस के कण पूरी आजादी के साथ किसी भी दिशा में तेजी से भागने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन देखिए, अगर ठोस की परिभाषा ये है कि उसका एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं और वो दृढ़ होता है, तो मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। स्पंज के बारे में क्या कहेंगे? स्पंज? हाँ, स्पंज को तो हम अपने हाथ से बहुत आसानी से दबा सकते हैं, यानी वो कंप्रेसिबल है,
या रबर बैंड ले लीजिए जिसे खींचने पर उसका आकार बदल जाता है, तो क्या ये चीजें सच में ठोस हैं? ये अपवाद अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। रबर बैंड को जब हम खींचते हैं तो हम उस पर बाहर से एक बल लगा रहे होते हैं। हाँ, फोर्स लगा रहे हैं। बाहरी बल के कारण उसका आकार बदलता है, लेकिन जैसे ही हम वो बल हटाते हैं रबर बैंड वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। अच्छा, मतलब वो परमानेंट नहीं बदलता? बिल्कुल नहीं। अगर हम उस पर जरूरत से ज्यादा बल लगा दें तो वो टूट जाएगा। यही उसकी दृढ़ता या रिजिडिटी है, इसलिए वो पूरी तरह से ठोस है। और स्पंज का मामला क्या है? वो क्यों दब जाता है? वो तो इतना मुलायम होता है। स्पंज का जो असली मटेरियल है वो नहीं दबता। स्पंज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र या पोर्स होते हैं। उन छेदों के अंदर हवा फंसी होती है। ओह, तो हम हवा को दबा रहे हैं? बिल्कुल। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो हम स्पंज को कंप्रेस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उन छेदों में फंसी हुई हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। हवा बाहर निकलने से स्पंज सिकुड़ता हुआ लगता है, इसलिए स्पंज भी ठोस ही है। ये बहुत ही लॉजिकल है। अब अगर हम गैसों की बात करें तो चूंकि उनके कणों के बीच में भारी मात्रा में खाली जगह होती है, इसलिए गैसों को बहुत आसानी से दबाया या कंप्रेस किया जा सकता है। यही वजह है कि हम गैस की एक बहुत बड़ी मात्रा को एक छोटे से सिलेंडर में ठूस ठूस कर भर सकते हैं। इसके तो हमारे पास रोजमर्रा के बेहतरीन उदाहरण हैं। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आता है, या अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, और गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी। ये सब गैसें ही तो हैं जिन्हें हाई प्रेशर पर दबाकर एक छोटे से वॉल्यूम में पैक कर दिया गया है। बिल्कुल। अगर गैसों में ये भारी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती तो आज हमारी एनर्जी इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम ही ठप हो जाता। गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो ये बात साफ हो गई कि इन तीनों अवस्थाओं का मूल कारण कणों के बीच की दूरी और बल है। अब सवाल ये है कि क्या हम इन कणों के आपसी रिश्ते को तोड़ सकते हैं? मतलब अगर मैं बर्फ को पानी और पानी को भाप में बदलना चाहूं, तो क्या मैं किसी पदार्थ को जबरदस्ती एक अवस्था से दूसरी अवस्था में धकेल सकती हूं? हाँ, और इस पूरे खेल को कंट्रोल करने वाले दो सबसे बड़े मास्टरमाइंड्स हैं, तापमान और दबाव। तो तापमान कैसे काम करता है? जब हम किसी ठोस चीज को, मान लीजिए बर्फ को गर्म करते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम उन जकड़े हुए कणों को बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं, यानी हीट दे रहे हैं। हाँ। इस ऊष्मा से कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वे जोर जोर से हिलने लगते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये हीट एनर्जी उस आकर्षण बल को हरा देती है। वो जो कमर पकड़कर खड़ी मानव श्रृंखला थी, वो टूट जाती है और कण आजाद हो जाते हैं। बिल्कुल, कण आजाद होकर बहने लगते हैं और ठोस चीज पिघलकर द्रव बन जाती है। यहीं पर रिसर्च नोट्स में एक बहुत ही रहस्यमयी टर्म है, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा क्या है और ये छिपती कहाँ है? ये समझने के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इसे एक तरह के फेस चेंज टैक्स की तरह समझिए। टैक्स? हाँ, टैक्स। जब आप बर्फ को पिघलाने के लिए नीचे से आग दे रहे होते हैं, तो अगर आप उसमें थर्मोमीटर डालें तो आप देखेंगे कि जब तक बीकर की पूरी बर्फ पानी नहीं बन जाती, थर्मोमीटर का तापमान 0 डिग्री पर ही अटका रहता है, वो बढ़ता नहीं है। यही तो अजीब बात है। हम लगातार आग जला रहे हैं तो वो गर्मी जा कहाँ रही है? थर्मोमीटर क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि वो गर्मी तापमान बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही है। वो गर्मी कणों के बीच के उस बॉन्ड या आकर्षण बल को तोड़ने की कीमत चुकाने में खर्च हो रही है। इसी को हम फेज चेंज टैक्स कह रहे हैं। समझ गई। जब तक पुराने रिश्ते टूटेंगे नहीं, नया फेज आएगा नहीं। चूंकि ये ऊष्मा थर्मामीटर में नहीं दिखती और पदार्थ की अवस्था बदलने में अंदर ही अंदर खर्च हो जाती है, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा होता है और भाप बन रहा होता है, तो उस भाप ने अवस्था बदलने के लिए उस फेज चेंज टैक्स के रूप में बहुत सारी अतिरिक्त ऊर्जा सोख ली होती है। एकदम सटीक। और यही कारण है कि 100 डिग्री के उबलते पानी की तुलना में 100 डिग्री की भाप से इंसान ज्यादा बुरी तरह जलता है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, क्योंकि भाप के कणों के पास वाष्पीकरण की उस गुप्त ऊष्मा के रूप में एक एक्स्ट्रा छिपी हुई एनर्जी होती है जो पानी के पास नहीं है। इंडस्ट्रीज में स्टीम इंजन या बॉयलर्स के पास काम करने वाले लोगों के लिए ये लेटेंट हीट का विज्ञान जानना उनकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये तो हो गया तापमान का खेल। गर्मी देकर हमने बॉन्ड तोड़ दिए, लेकिन क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है?
मेरा मतलब है, अगर गर्मी देकर हम बॉन्ड तोड़ सकते हैं तो क्या दबाव डालकर हम उन्हें वापस जोड़ सकते हैं? नोट्स में एक बहुत ही अजीब चीज का जिक्र है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा एक गैस मानते हैं, ये ठोस कैसे बन गई? यहीं पर दबाव या प्रेशर की एंट्री होती है। हम जानते हैं कि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। अगर हम किसी सिलेंडर में गैस भरें और ऊपर से एक भारी पिस्टन से उसे जबरदस्ती दबाना शुरू करें और साथ ही हम तापमान को भी गिरा दें, यानी उसे ठंडा कर दें, तो क्या होगा? जगह कम होने से गैस के कणों को मजबूरन एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। बिल्कुल, पास आने से उनके बीच फिर से आकर्षण बल पैदा हो जाएगा और वो गैस सीधे द्रव यानी लिक्विड में बदल जाएगी। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहस्य है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब अत्यधिक दबाव और बहुत कम तापमान पर रखा जाता है तो वो सीधे एक ठोस ब्लॉक में बदल जाती है, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल होती है। अगर हम इस ठोस ब्लॉक को सामान्य वायुमंडलीय दबाव यानी 1 एटमॉस्फेयर में बाहर खुली हवा में रख दें तो ये बिना लिक्विड बने सीधे वापस गैस में बदल जाती है। ओहो! इसी वजह से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। बिना लिक्विड बने सीधे ठोस से गैस और गैस से सीधे ठोस। हाँ, और इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अच्छा, सब्लिमेशन। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम पूजा में कपूर जलाते हैं वो सब्लिमेशन का ही एक आम उदाहरण है। वो पिघलकर लिक्विड नहीं बनता, सीधे धुआं बनकर उड़ जाता है। हाँ, मैंने नोटिस किया है, कपूर कभी गीला नहीं होता। बिल्कुल। इसके अलावा आजकल मेडिकल फील्ड में वैक्सीन्स को दूर दराज के इलाकों तक एकदम ठंडे तापमान में पहुंचाने के लिए इसी ड्राई आइस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सामान्य बर्फ की तरह पिघलकर पानी पानी नहीं होती। ये एक बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशन है। तो हमने तापमान और दबाव के प्रभाव को बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया। अब एक आखिरी और बहुत ही व्यावहारिक सवाल पर आते हैं। हमने देखा कि पानी को भाप बनाने के लिए उसे 100 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक तक उबालना पड़ता है। लेकिन जब हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े तो बिना 100 डिग्री तक पहुंचे सामान्य तापमान पे ही सूख जाते हैं, या सड़कों पे भरा बारिश का पानी बिना उबले ही गायब हो जाता है। ये कैसे काम करता है? यहाँ हमें 2 अलग अलग प्रक्रियाओं को समझना होगा। एक है बॉइलिंग यानी उबलना और दूसरा है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। दोनों अलग हैं? बिल्कुल। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, यानी उबलते समय पूरे पानी के कण एक साथ गैस में बदलते हैं। इसके लिए 100 डिग्री तापमान जरूरी है। लेकिन इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना या सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ सतह यानी पानी के सबसे ऊपरी हिस्से के कण ही इसमें हिस्सा लेते हैं। पानी के अंदर हमेशा कणों में अलग अलग मात्रा में काइनेटिक एनर्जी होती है। जो कण सतह पर होते हैं उनकी ऊर्जा अक्सर थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, तो वो ऊपर वाले कण ज्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ, ये ऊर्जा इतनी काफी होती है कि वे आसपास के कणों का जो होल्ड या आकर्षण बल है उसे तोड़कर हवा में आजाद हो जाते हैं। उन्हें 100 डिग्री तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। और वाष्पीकरण की ये स्पीड कुछ चीजों पर निर्भर करती है ना? हाँ। जैसे सतह का क्षेत्रफल। हम कपड़े हमेशा फैलाकर सुखाते हैं, उन्हें मोड़कर या इकट्ठा करके नहीं रखते। हाँ। क्योंकि एरिया जितना बड़ा होगा सतह पर उतने ज्यादा कण होंगे और वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसके अलावा तापमान भी एक फैक्टर है। गर्मियों में धूप तेज होती है, कणों को ज्यादा एनर्जी मिलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। हाँ, बरसात के दिनों में जब हवा में पहले से ही बहुत सारी नमी होती है तो हवा और पानी नहीं सोख पाती, इसलिए कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है। और चौथा फैक्टर है हवा की गति। तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि तेज हवा पानी के वाष्प के कणों को अपने साथ उड़ा ले जाती है, जिससे कपड़े के आसपास की हवा में पानी की कमी हो जाती है और वाष्पीकरण तेज हो जाता है। अब यहाँ इवेपोरेशन से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार सवाल है जो हमारे नोट्स में भी हाईलाइट किया गया है और ये अक्सर एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो हवा लगने पर अचानक हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? ये बहुत दिलचस्प है। वाष्पीकरण से चीजें ठंडी कैसे हो जाती हैं? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए आप एक क्लासरूम की कल्पना कीजिए, जहां बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे बहुत शांत हैं और कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है। अब मान लीजिए जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले शोर मचाने वाले बच्चे हैं वो क्लास से बाहर भाग जाते हैं, तो पीछे जो बच्चे बचेंगे क्या उनकी वजह से क्लास का औसत शोर
कम हो जाएगा या ज्यादा? जाहिर है जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले थे वो तो चले गए, तो बची हुई क्लास का औसत शोर या एनर्जी कम हो जाएगी। बस यही वाष्पीकरण में होता है। जब पसीने का वाष्पीकरण होता है तो जो कण सबसे तेज भाग रहे होते हैं, जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वो वाष्प बनके उड़ जाते हैं। जो पसीने के कण हमारी त्वचा पर बच जाते हैं, उनकी औसत ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। ओह, तो एवरेज एनर्जी गिर जाती है। बिल्कुल। अब इस कमजोर ऊर्जा की भरपाई करने के लिए वो कण हमारे शरीर की गर्मी को सोखना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर से गर्मी बाहर निकल जाती है, इसलिए हमारा शरीर ठंडा महसूस करता है। क्या बात है, ये तो कमाल का एक्सप्लेनेशन है। औसत ऊर्जा का गिरना ही असल में तापमान का गिरना है। इसी सिद्धांत पर तो हमारे घरों में रखे मिट्टी के मटके काम करते हैं। एकदम सही। मटके के छोटे छोटे छेदों से पानी रिसकर बाहर आता है, वाष्पीकृत होता है और अंदर के पानी की गर्मी सोख लेता है। और इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने को कहा जाता है, क्योंकि सूती कपड़ा पसीना सोख कर उसे हवा के संपर्क में लाता है और यही वाष्पीकरण हमें ठंडा रखता है। बिल्कुल। और फ्रिज से निकाले गए ठंडे पानी के ग्लास के बाहर जो पानी की बूंदें जम जाती हैं, वो भी इसी से जुड़ा एक रिवर्स प्रोसेस है। हवा में मौजूद जलवाष्प जब ठंडे ग्लास से टकराती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अचानक से गिर जाती है और वो गैस से वापस लिक्विड में बदल जाती है। देखिए, विज्ञान हर जगह मौजूद है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि हमारा ये पूरा भौतिक जगत, ये ब्रह्मांड, हमारी धरती, हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ इन सूक्ष्म कणों के नृत्य, उनके बीच की खाली जगह और उनके आपसी आकर्षण बल का नतीजा है। हाँ, और तापमान और दबाव वो स्विच हैं जो इस सिस्टम को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करें, आज हमने सीखा कि चाहे कोई चीज कितनी भी ठोस क्यों न हो, वो अंदर से ज्यादातर खाली है। खाली जगह। अब अगर कोई इंसान जिस कुर्सी पर बैठा है उसे देखे, या अपने हाथों में पकड़े हुए फोन को देखे, या यहाँ तक कि अपने शरीर को ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर सोचे, तो वो सब कुछ असल में एक बहुत बड़ी खाली जगह और पागलों की तरह भागते हुए कणों का एक झुंड है। वाव, ये सोचने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही सच है। हमारे लिए जो ये दुनिया इतनी ठोस और वास्तविक लगती है, अगर वो मूल रूप से सिर्फ खाली जगह का एक मायाजाल है, तो असलियत क्या है? क्या जो हमारी आंखें देखती हैं वही सच है, या असली सच इन कणों के बीच की उस अनदेखी खाली जगह में छिपा है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनसे बस यही कहूंगी कि सुनते रहिए, सोचते रहिए और दुनिया को एक नई नजर से देखने की कोशिश करते रहिए।